वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं वास्तव में आज पहली बार जीवन में हमने प्रियंका गांधी जी को बोलते हुए सुना। वो राजस्थान में किसी जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उनको 10-15 मिनट मैंने सुना और फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये जो दोनों भाई बहन हैं, इनको लोग पप्पू पिंकी क्यों कहते हैं। वो अपना पूरा स्पीच, पहली चीज तो हमने आज के पहले केवल मायावती जी को ही देख के पढ़ते अपना स्पीच सुना था और आज प्रियंका जी को हमने देख देख के बोलते हुए सुना। दूसरी बात यह है कि जो इनका घोषणा पत्र है, कोई न्याय क्या है इनका, वो उसके भी बिंदु ये देख देख के ही बोल रही थी। अगर किसी पार्टी के इतने बड़े नेता को अपने घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु देख देख के बोलना पड़े, तो उस घोषणा पत्र में कितना दम है, ये एक चिंता और चिंतन का भी विषय है कि विपक्ष ऐसा अगर है तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है। एक दो बातें जो बार बार कह रही थी कि लोकतंत्र को बचाना है। भाई, लोकतंत्र किधर से खतरे में है? लोकतंत्र, अगर आपको इतनी छूट है, इतनी आजादी है बोलने की कि आप कह पा रही हैं, चारों तरफ घूम घूम के आप दोनों भाई बहन प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं और कह पा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र तो कहीं खतरे में नहीं है। हां, आप लोगों की डायनेस्टी जरूर खतरे में है। दूसरी बात, इन्होंने 3 प्रमुख बातें की थी और तीनों में मैं देख रहा था कि प्रश्न चिन्ह इन्हीं पे थे। इन्होंने वही जिनको मैं शाश्वत विषय कहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन, भ्रष्टाचार। अब इनका यह कहना था कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इसने कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। अब एक बात बताइए, क्या ये उद्योगपति इन 10 वर्षों के पहले साइकिल में पंचर लगाते थे कि इन 10 वर्षों में ये उद्योगपति हो गए? अरे, ये पहले भी उद्योगपति थे जो यहां से भाग गए। विजय माल्या हो या मेहुल चौकसी हो या और भी जो भगोड़े हैं, भाई उन्होंने घोटाले तो आपके काल में किए, भागे कभी भी हो। हम कह रहे हैं इसी सरकार ने भगा दिया, लेकिन घोटाले तो आपने कराए। दूसरी बात, बेरोजगारी की बात कर रही हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि अपने आसपास देखिए। भाई, आसपास अगर देखें तो हमको बेरोजगारी तो कहीं नहीं दिख रही है। अगर आपको एक रिसेप्शन पे चाहिए, हमको कितने स्टाफ की जरूरत है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। कई लोग परेशान हैं रिसेप्शन पे काम करने के। अब देखिए, बेरोजगार जो अगर कोई काम करना ना चाहे और घर में सोया रहे, आप उसको बेरोजगार कैसे कह सकते हैं? खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, शहरों में काम करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसको बेरोजगार? भाई, कोई कुछ करने की योग्यता ही नहीं है, पहली चीज, और या वो करना नहीं चाहता है। दोनों ही परिस्थितियों में वो बेरोजगार नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा भ्रष्टाचार, महंगाई कि डीजल और पेट्रोल के दाम आकाश छू रहे हैं। भाई, 10 साल से आप डीजल और पेट्रोल को कह रहे हैं कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। 10 साल पहले भी ये 80-90 के आसपास था और आज भी 90 और 100 के बीच में है। अगर 10 सालों में 10 रुपया भी नहीं बढ़ा तो महंगाई इसको हम कैसे कहें? डीजल पेट्रोल के दाम कहां आकाश छूने लगे? तो कहने से पहले एक बार चिंतन तो कर लीजिए, या आपको जो स्पीच लिख के दे रहा है उससे एक बार चर्चा वार्ता करिए कि भाई क्या लिख के दे रहे हो, क्योंकि ये आपका स्पीच तो था नहीं और ना आपने लिखा होगा। भाई, आपके पास इतना समय कहां है कि आप स्पीच लिखे? किसी ने लिख के दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आप बार बार कह रहे थे कि आप अपने आसपास देखिए कि कितने अरे, कहीं बेरोजगार नहीं है। अब आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं कि इंजीनियरिंग हमने किया था और ऑटो चला रहे। अरे, अगर कोई गाजियाबाद में 300 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें से कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया तो वो ऑटो ही चलाएगा और क्या करेगा?
कहाँ से आपने किया, क्या स्किल्स है आपके पास, ये भी तो जरूरी है भाई। हर कोई इंजीनियरिंग करने लगा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अब ज़्यादा हो गए हैं रादर की इन कंपेरिजन टू बीए और बीएससी बीकॉम के। तो सड़क पे घूमेंगे ही, ऑटो चलाएंगे ही भाई। भरी दोपहरिया में कुत्ते को पत्थर फेंक के मारिए, कुत्ता भाग जाता है तो इंजीनियर को लगता है। अब अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो वो ऑटो नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? अकाउंट्स में लोगों की जरूरत, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है क्योंकि हम भेड़ चाल वाले हैं। अब आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो गरीबी 10 साल में तो आई नहीं है, और 10 साल के पहले आपकी ही सरकार थी, उसके पहले 5 साल वाजपेयी जी लगा लीजिए, और उसके बाद बरसों तक उसके पहले 35-40 साल आपकी सरकार थी। आपने क्या कर दिया? आप बात कर रहे हैं व्यवस्था की कि ये व्यवस्था करेंगे, ये व्यवस्था बदल देंगे। पहली चीज तो आपको आना ही नहीं है। दूसरी बात, जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं व्यवस्था बदली? क्या व्यवस्था बनाया है? क्या 10 सालों में ही सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, या सारे बेरोजगार इन 10 सालों में आ गए? उसके पहले 10 साल तो आप थे ना। तो आप जो बात कह रहे हैं वो सारी बातें आपका जो कार्यकाल था उसके साथ कहीं से मैच नहीं करते। अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई तो बहुत कम बढ़ी है, बाकी आमदनी ज्यादा बढ़ी है। अगर हम ईमानदारी से दोनों को कंपेयर करें तो आमदनी की तुलना में महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ी है। किसानों की बात कर रही हैं भाई, किसान अगर वास्तव में किसान है, ये जो धरने पर बैठे थे वो किस तरफ से किसान थे? उनको आप किसान कह के किसानों का अपमान कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपका स्पीच देख के बड़ा कष्ट हुआ कि अगर इतना दिशाहीन विपक्ष रहेगा तो वास्तव में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। विपक्ष को भी कुछ होमवर्क करने की जरूरत है, कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, कुछ अध्ययन की आवश्यकता है। ऐसे मुंह उठाए पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने आ जाएंगे तो राजनीति नहीं होगी। आपका वो पति जो किसी योग्य नहीं है, मतलब वो चौकीदार बनने की भी योग्यता नहीं है, वो अमेठी और रायबरेली से ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। हमारे एक मित्र है, कहते हैं कि गधे पंजीरी खा रहे हैं, उसी पंजीरी खाने वालों में से एक वो भी है। एक और कहावत कहते हैं कि बड़े बड़े जानवर डूब गए, गधा पूछे कितना पानी। ये आपके पति पर एकदम चरितार्थ होता है। राहुल गांधी तो भाग के यहां से केरल चले गए, वो कह रहा है अमेठी चुनाव लड़ेंगे। अरे उसको कौन पूछता है? ये तो आपकी महानता है। कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, वास्तव में अंधा होता है। ये देख के लगता है कि क्या मतलब उसको आपने क्या पकड़ा कि उसके तो भाग ही बदल गए और अब वो बड़ी बड़ी बातें भी करने लगा है, कितने घोटालों में उसका नाम आता रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग राजनीति करते हैं तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स ना करिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स करिए। लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, और विपक्ष खतरे में है सत्ता पक्ष की वजह से नहीं, विपक्ष की वजह से खतरे में है। भाई विपक्ष ही नहीं रहेगा तो एक तरफा हो जाएगा, और विपक्ष को बनाए रखने के लिए कुछ अध्ययन की आवश्यकता है, कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। कुछ भी आप बोलेंगे, राहुल गांधी अभी तक थे, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं है। शुरू कहीं और से करते हैं, चले कहीं और जाते हैं, न उसमें कोई तथ्य है, न उसका कोई सेंस बनता है। वैसे ही आप भी हैं। जो आपके सेकेंड ऑर्डर के जो अच्छे पॉलिटिशियन हुआ करते थे, यंग, वो सब आपको छोड़ के जा चुके। इन्हीं सब कारणों से भाई कौन बेइज्जत होगा आपके बगल में खड़ा होके? इस तरह की उल जलूल बिल्लू पिंकी कॉमिक्स थोड़े है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष को बनाए रखने का और विपक्ष को बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। सत्ता पक्ष से कोई नहीं आएगा विपक्ष बचाने। तो आज ये एक कहते हैं कि इस स्पीच को सुन के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इसलिए मैंने ये विषय आप लोगों के साथ साझा किया। और मुझे लगता है कि विपक्ष स्वयं को बचाए और इसके लिए कुछ प्रयास करे। ये हमारा आज का आकलन था। बाकी सभी लोग अपना अपना कुछ विचार रखें, लेकिन ये है कि विपक्ष
सबसे पहले अपना आत्मचिंतन, आत्म मूल्यांकन करे। इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि आखिर वो बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिस तरह से विपक्ष कर रहा है, मुझे तो बचता हुआ दिख नहीं रहा। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।